Hello students, I am Chandrasekhar Bhardwaj, PGT English at Jeevan Jyoti Global School. So today we are going to discuss the chapter The Enemy written by Paul S. Burr. और सबसे पहले इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्ट्रू, जो आप अपनी वोकेबलरी में और ड्यूरिंग व्हेन यू आर राइटिंग एनी ऑफ द आंसर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, तो इस वोकेबलरी को आपको यूज़ करना है। इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। स्ट्रूड का मतलब होता है स्प्रेड ओवर ए सरफेस, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी का बिखरा होना, बिखर जाना, ठीक है। स्ट्रूड। रिपल्सन का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घृणा होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। रैचिंग का मतलब होता है मेकिंग साउंड्स एंड मूवमेंट्स, मतलब कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग की उबकाई आ रही है, बट आप वॉमिट नहीं करते हैं, दैट इज रैचिंग। क्राउच्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना। कंटेम्पचुअसली का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ के लिए हेट रखना। आगे है हार्बरिंग का मतलब होता है गिविंग शेल्टर टू, किसी को आश्रय देना, शरण देना। आगे है असेसिन्स मीन्स किलर्स, जो हायर किए जाते हैं किसी को भी किल करने के लिए फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। आगे है सबमर्ज मतलब होता है वाटर के अंदर डूब जाना, किसी द्वीप का, टापू का सबमर्ज हो जाना, पानी में डूब जाना। रिपल्सिव मतलब होता है एक फीलिंग होना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी भी चीज़ के लिए हेट करना या डिसलाइक रखना, वो वाली फीलिंग, उसके लिए रिपल्सिव यूज करते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है एक अनरीजनेबल डिसलाइक, जिसका कोई रीजन नहीं है, विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन हम एक प्रकार का घृणा रखते हैं किसी के प्रति, या पर्टिकुलर प्रेफरेंस रखते हैं किसी के लिए, चाहे वो एक पर्सन हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है या कोई सोसाइटी हो सकती है। हैगर्ड का मतलब होता है लुकिंग वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ दिखना, मे बी वो व्यक्ति सामने वाला कमजोर है, दुबला पतला है या किसी बीमारी के कारण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी समरी की। द एनिमी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एनिमी इट्स रिलेटेड अबाउट द वर्ल्ड वार सेकेंड, जब जापान और अमेरिकन के बीच में युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये लिखा गया था। पॉल एस बर्ग ने लिखा है ये। इसमें मेन 4 कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एक है डॉक्टर सडाओ, जो कि एक मेन कैरेक्टर है, उसकी वाइफ हैना, और ओल्ड जनरल है एक, और 4th कैरेक्टर है टॉम द अमेरिकन। अब ये जो कहानी है हम बिगनिंग में देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर सडाओ के फादर जो है बहुत ही ट्रेडिशनल थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है एक अच्छा डॉक्टर बने, एक मेडिकल प्रेस, तो वो एक ना केवल सफल डॉक्टर बनता है, बट आल्सो ही बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल साइंटिस्ट। And when he was approx not more than 20 years, went to America for his higher studies, and there he met Hannah, but he did not propose to Hannah until he knew that Hannah is a Japanese, because he knew that his father will not accept if she is not Japanese. After when he came to know that Hannah is also Japanese, so he proposed him and married. After that, when he returned as a successful medical practitioner as well as a scientist who was searching for a medicine which could sterilize very well to the wounds. After that, when during this world war, old general did not let Dr. Sadao go for the war during the war, because he was having the medical trouble, उसे कुछ परेशानी थी, वो चाहता था कि उसकी देखभाल के लिए वो हो, क्योंकि वो एक फेमस सर्जन था। And one of the day when Dr. Sadao and his wife was who used to live on a sea shore coast, एक समुद्र के किनारे पर रहते थे, तो वो टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में आया है और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तो डॉक्टर सडाओ कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो उसे मरने के लिए छोड़ दे उसी कंडीशन में, या फिर उसका एक एज ए गुड डॉक्टर वो उसका इलाज करे। ही वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। आफ्टर दैट ही टेक अ डिसीजन कि वो उसे घर ले जाएंगे, और उसे घर लेके जाते हैं। वो वॉज क्वाइट यंग द अमेरिकन, और उसके घावों को स्टेरलाइज करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका इलाज करते हैं। हालांकि जो डॉक्टर सडाओ के जो नौकर थे वो उस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, और डॉक्टर सडाओ खुद भी कंफ्यूजन में था कि वो उस अमेरिकन को बचाए, सेव करे, या फिर उसे मर जाने दे। एक तरफ तो उसकी मेडिकल ड्यूटी बनती है कि कोई भी घायल व्यक्ति है उसको वो सेव करे, उसकी जान बचाए, और दूसरी तरफ वो इस कंफ्यूजन में था कि वो अपने देश के प्रति ही मस्ट बी लाइक ए पैट्रियट, एक देशभक्ति
तरह उसे मर जाने देना चाहिए। ओवरऑल वो डिसीजन लेता है, उसकी जान बचाता है। और एट दैट टाइम ओल्ड जनरल के सैनिक को उससे मिलने आते हैं और उसके लिए बुलावा आता है। सबसे पहले तो उसकी वाइफ और डॉक्टर दोनों डर जाते हैं कि क्या अब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो उसे इलाज के लिए बुलाते हैं और फिर वो डॉक्टर एज ए गुड सिटीजन वो उन्हें इन्फॉर्म करता है ओल्ड जनरल को, और ओल्ड जनरल उसे विश्वास दिलाता है कि ही विल सेंड सम ऑफ द एसेसिन्स टू किल दैट पर्सन, बट वो उस चीज़ को भूल जाता है। एंड डॉक्टर सडाओ वेट करता है वन डे, नेक्स्ट डे, और जब तक वो स्वस्थ हो जाता है, आफ्टर दैट वो उसे अलविदा कर देता है। एक बीच के बारे में बता देता है जो कि जनरली डूब जाया करता है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो वहाँ उसे भेज देता है और उसे एक टॉर्च देता है कि ड्यूरिंग द मिस्ट जो है वो जो है सायकाल के समय उसे 2 बार फ्लैश लाइट करेगा अगर उसका खाना खत्म हो जाता है या खाने की ज़रूरत है उसे, और अगर वो सकुशल है, सब कुछ ठीक है, तो एक बार वो उसे फ्लैश ऑन करके करेगा जिससे उसे पता लग जाए कि वो सेफ है। आफ्टर दैट वो एक बार फ्लैश देखता है कि वो सही सलामत वहाँ पर पहुँच गया है, और डॉक्टर सडाओ उसके लिए नौकरी का, खाने पीने का सारा इंतजाम करके उसे अलविदा कर देता है। और जब डॉक्टर सडाओ ओल्ड जनरल का जो भी ट्रीटमेंट कर रहा था, आफ्टर दैट ही फाउंड दैट डॉक्टर ऑल जनरल इज क्वाइट वेल, तो उसे वो इन्फॉर्म करता है और ओल्ड जनरल उससे माफ़ी मांगता है कि मैं खुद इतने पेन में था कि मैं उस बात को भूल ही गया कि मैंने तुमसे जो वादा किया था सैनिक अपने एसेसिन्स को भेज करके उसे मारने के लिए, आई कुड नॉट फुलफिल दैट। अब डॉक्टर सडाओ से इन्फॉर्म करता है कि जो एनिमी है वो हैड रन अवे, वो भाग चुका है। आफ्टर दैट हम देखते हैं एंड में जो है टॉम जो अमेरिकन है वो जा चुका है, सकुशल जा चुका है वो, और डॉक्टर सडाओ के जो नौकर जो उसे छोड़ करके चले गए थे वो वापस आ चुके हैं। सो एवरीथिंग वाज क्वाइट वेल। तो यहाँ पे दो कंपल्सन एंड कॉन्ट्राडिक्शन हम देखते हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार से एज ए मेडिकल वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करता है, और साथ ही साथ साइड बाय साइड एज ए पैट्रियोट जो उसे फुलफिल करना चाहिए देशभक्त होने के नाते, उन ड्यूटीज़ को भी वो फुलफिल करता है। So this is the brief summary of this chapter, and these are some of the difficult ones. That's all.